नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके पॉलिटी वीडियो क्लास। शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए विशेषकर डिज़ाइन किया गया, मगर मैं बोलता हूँ ये सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि भैया संविधान तो सभी में आता है और सभी में भैया वही संविधान आता है, उसी सिलेबस से आता है, तो क्या अलग अलग हो सकता है ना। तो इसलिए भैया सबके लिए डिज़ाइन किया गया है। हाँ, हालांकि शिक्षक भर्ती कला संकाय के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उनके लिए इस समय आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन से कि क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोस्तों आप सबके एग्जाम में भी आ सकते हैं ना, है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो सभी एग्जाम्स के लिए होंगे। यस, मतलब सभी के एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। तो वीडियो नंबर 32 में हम हैं। आइए हम देख रहे हैं आज भाग 5 संघ हम पढ़ रहे थे, इसी में आज हम पढ़ रहे हैं भारत के महान्यायवादी एवं सरकारी कार्य का संचालन। ये पार्ट, यह पोर्शन दोस्तों आपको बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थान में पढ़ाया नहीं जाता, संविधान से एस्केप कर दिया जाता है, मगर हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हाँ हर एक चीज़ पढ़ाया जाता है। जो भी अभी शुरू से लेकर इस 32 क्लास तक देखा होगा उसको समझ में आया होगा कि हाँ सर, एक सिंगल चीज़ भी हम छोड़ नहीं रहे हैं, और जो छूट रहा है वो आगे कवर होने वाला है, इसलिए वो छूट रहे हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कि भारत के महान्यायवादी एंड सरकारी का कार्य का संचालन, आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 76 आ गया सर, सीधा आपको क्या गया, अनुच्छेद 76 आ गया। तो आपको अनुच्छेद 76 से पहले आपको फिर से वह बैकग्राउंड जो आपको याद होना चाहिए वो बना देते हैं हम लोग। सर क्या, सर हम पढ़ रहे हैं भाग 5, इसलिए बार बार बना दो ताकि आप भी ऐसा बनाना सीख ले। सर भाग 5 क्या पढ़ रहे हैं? संघ सरकार। संघ सरकार जो क्या था, अनुच्छेद 52 से 151 तक। सर इस 52 से 151 को आप 4 हिस्से में तोड़ते हैं। सर 4 हिस्से कौन कौन सा है? सर पहले आपका कार्यपालिका, सर फिर आपका सर विधायिका, फिर सर आपका है न्यायपालिका, और लास्ट में दोस्तों आपका CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सर कार्यपालिका 52 से 151 तक में चारों हिस्से आ जाते हैं। तो सर आपका कार्यपालिका केवल है 52 से 78, 79 से 123 तक है विधायिका, 124 से 147 तक है आपका न्यायपालिका, और दोस्तों आपके ये हैं CAG 148 से 151 तक। हाँ सर, तो देखिए 52 से 151 तक, 52 से 151 तक 4 खंड में टूटते हैं। इस कार्यपालिका में सर 3 हिस्से हैं। राष्ट्रपति सबसे बड़े पद, फिर सर आपके उपराष्ट्रपति, और फिर सर आपके प्रधानमंत्री। सर राष्ट्रपति सर 52 से 78 भी तीनों में, कार्यपालिका में ये 3 है, तो 52 से 78 भी तीनों में टूटेगा। सर राष्ट्रपति का अनुच्छेद है 52 से लेकर के 62 तक। उपराष्ट्रपति का पद है 62 के बाद आता है 63 से लेकर 73 तक। 52, 62, 63, 73 बचा 73 के बाद 74, तो 74 से 78 तक ही जाना था, तो 78 तक, 74 से 78 तक। दोस्तों आपने राष्ट्रपति मेरे साथ पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति मेरे साथ पढ़ लिया, हम लास्ट में प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे। इसी में दोस्तों हम लोगों ने 74, 75, 76, 77 और 78, इसमें हमने 74 भी अच्छे से पढ़ लिया है कि भाई जो मंत्रिपरिषद होगी वो राष्ट्रपति जी को सलाह देगी। 75 में मंत्रिपरिषद के गठन, मंत्री की शपथ, मंत्री का उसका वेतन भत्ता, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार हुई, सामुदायिक रूप से लोकसभा के प्रति, वो हर एक चीज़ हमने पढ़ा है। राष्ट्रपति जी कैसे शपथ दिलवाते हैं, नियुक्ति करते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं, हर एक चीज़ 75 में हमने सब पढ़ लिया कि देश के प्रधानमंत्री हो गए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, वो सब 75 एक में हमने पढ़ लिया। फिर आपका दोस्तों बच गया 76, 77, 78। तो आपको पूरा जब 76, 77, 78 आप पढ़ेंगे तब जाके पूरा होगा आपका कार्यपालिका, और तब हम बोलेंगे कि हाँ हमारा भाग 5 का ये वाला हिस्सा हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक, तो आइए अब आप समझ पाएंगे भैया कि आज आपको क्या पढ़ना है। अनुच्छेद 76, क्योंकि 74 और 75 आप पढ़ चुके थे, अब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 76। मैंने बोला ना, एक सिंगल अनुच्छेद भी आपका जो काम का है आपका, जैसे क्वेश्चन कहीं भी भटक के आ जाए, कभी भी चांस से कि आ जाए, तो वो चीज़ आपका छूटने वाला है नहीं, है ना। आइए
अनुच्छेद 76 76। इससे पहले सर आपका आता है 2 ठो, जिससे पहले आता है सर आपका 74, 75 और 176। सर 74 में बोला जाता है क्या कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह और परामर्श पे कार्य करेंगे, अर्थात मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देगी। ये वाला बात 74 पे सलाह वाला बात, सलाह मशवरा वाला बात। सर 1575 में पूरे मंत्रिपरिषद का गठन वगैरह वाला बात आता है कि कैसे मंत्रिपरिषद का गठन होगा। तो मंत्रिपरिषद का भाई 15% आप 15% ही मंत्रियों का चुनाव आप कर सकते हैं। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% संख्या ही आपका मंत्रिपरिषद के सदस्य बनेंगे। सभी मंत्रियों से मिलकर ही मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा। उस मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाएंगे, उनको बर्खास्त राष्ट्रपति कर सकते हैं। पूरा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा क्योंकि उसी संख्या से बनते हैं। ये सब चीज़ आप पढ़े थे, पूरा गठन वठन पूरा प्रोसेस 75 में। 75 के 1 में ही आप पढ़े थे। 75 के 1 में आप पढ़े थे क्या कि सर भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। तो 75 में ही आप पढ़े थे सब, है ना। सब चीज़ 75 में पढ़े। 75 बहुत व्यापक है। सामुदायिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री वाला, अन्य मंत्री की नियुक्ति वाला, उनको बर्खास्त करने वाला, उनका वेतन वाला, उनका शपथ वाला, सब 75 में। तो 74 75 आपको रिवाइज हो गया, वो उम्मीद करता हूँ। अब आप पढ़ेंगे आज 76, तो 76 से हम चालू कर रहे हैं। तो 76 में है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी। सर भारत के महान न्याय करने वाले वादी, अर्थात भारत के महान न्याय के वाद विवाद में पार्टिसिपेट करने वाले, इस नाम से समझिएगा। भारत के पक्षधर होकर के न्याय के मैटर वाद विवाद करने वाले महान्यायवादी, अर्थात भारत के सर्वप्रमुख, आप एक समझिए कि भारत के यह सबसे पहले आपके वकील हैं, भारत सरकार के वकील हैं ये। तो आइए हम जानते हैं आज भारत के महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 में कौन है भारत के महान्यायवादी? सीधा सीधा ये लाइन ही अपने आप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के महान्यायवादी कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान है। इनके पद का, महान्यायवादी का जिनको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, एजी। एजी सुन रहे हैं? वैसा वाला नहीं, अटॉर्नी जनरल वाला एजी है ये। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान है। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछे कि महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 76, पहला क्वेश्चन खत्म। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, पर यहीं रोक लीजिए। भारत का प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो आप बोलेंगे महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को। एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? ये क्वेश्चन आया तो बोलेंगे महान्यायवादी ही भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, महान्यायवादी ही भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्लियर? यस सर। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, तो याद रखिए महान्यायवादी कौन व्यक्ति को बनाएंगे? राष्ट्रपति महान्यायवादी केवल उस व्यक्ति को बनाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद पे नियुक्त होने के लिए अर्हता रखते हो या उतनी योग्यता रखते हो। किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे, अर्थात महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी ही करते हैं। मगर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हो, उसको ही महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। फिर आपका महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा, महान्यायवादी बन गए भैया, राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट की क्वालिटी रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का प्रथम विधि अधिकारी, भारत का कानूनी सलाहकार, भारत का वकील, भारत सरकार का वकील, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार व्यक्ति को, जो कि सुप्रीम कोर्ट की क्वालिटी रखने वाले व्यक्ति हैं, उनको भैया बना दिया महान्यायवादी। तो अब महान्यायवादी बनने के बाद वो करेंगे क्या? और अब जहाँ भी भारत को, भारत की सरकार को लेकर के कोई भी मुद्दा होगा, उस सब जगह पे भारत का पक्ष रखेंगे वो। वही देखिए कि महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे। तो पहले तो सलाह भी देते हैं विधि रूप से, विधि संबंधी सलाह भी देते हैं। फिर
विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति उनको समय समय पर निर्देशित करें। अर्थात राष्ट्रपति उनको विधि के अनुरूप जो जो काम करने के लिए निर्देश देंगे वो सारे कार्य वो करेंगे। राष्ट्रपति उनको विधिक स्वरूप कोई उनको कार्य करने के लिए कोई कार्य उनको सौंपे, कोई कार्य करने के लिए निर्देशित करे, वो सारा कार्य उनको करना होगा और उन कृत्यों का निर्वहन करें जो उनको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। अर्थात वो उन सारे कर्तव्यों का पालन करें जो संविधान ने उनको दिए हैं या कुछ वर्तमान में कोई विधि नियम कानून बन गए हैं जिसका वहन उनको करना चाहिए, तो तत्काल के समय में प्रवृत्त लागू होने वाले, प्रवाह में चलने वाले, प्रभाव में रहने वाले किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए जो कर्तव्य है उन सब का ये निर्वहन करें। क्लियर हो गई बात है? कुल मिलाकर के ये राष्ट्रपति जी के द्वारा किसी भी विधिक स्वरूप दिए गए विधि कार्य उसको पालन करें और किसी नियम कानून के द्वारा इनकी कोई जिम्मेदारी बनती तो उसका भी वहन करें और विधिक रूप से कोई सलाह चाहिए भारत सरकार को तो ये सलाह भी वह दे उनको। यस, तो ये विधिक सलाहकारी भी है और विधिक वो भी है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार रहता है। तो भाई इनके अधिकार क्षेत्र होगा ना कि इनके अधिकार क्षेत्र में कौन आता है? अरे भाई ये संपूर्ण भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी, अर्थात इनके अधिकार क्षेत्र में संपूर्ण भारत आता है। अर्थात कहीं भी किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए पहुंच सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई सा। तो महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र जहाँ तक भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें सभी न्यायालयों में, चाहे कोई सा न्यायालय हो, सुनवाई का अधिकार रखता है। और यहीं पे खेल खेल देता है क्या? सभी न्यायालय आपको दिया है ना, यहीं पे खेल कर देगा एग्जामिनर। अब सभी न्यायालयों में इनको सुनवाई का अधिकार तो प्राप्त है, मगर एग्जामिनर आपको क्या बोलेगा? केवल उच्चतम न्यायालय में इनको सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में इनको सुनवाई का अधिकार प्राप्त है ना, या भाई अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। तो अब क्या लगेगा? महान्यायवादी जैसे बड़ा पद कैसे जाएगा यार? सुप्रीम कोर्ट की योग्यता जो रखता होगा वो क्या करने जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो क्या करने जाएगा हाई कोर्ट में, वो क्यों सुप्रीम कोर्ट जैसे स्तर पे जाता होगा बात करने? तो नहीं दोस्तों, भारत के न्याय क्षेत्र में, पूरे न्याय क्षेत्र में कहीं भी भारत सरकार के ऊपर कोई बात आएगा तो उनके भारत सरकार के पक्षधर बन करके न्याय के रूप में यही हाजिर होंगे, क्योंकि ये भारत सरकार के प्रथम विधि के अधिकारी अर्थात ये भारत सरकार के वकील हैं। तो वह मेरे वकील है तो भाई मेरा पक्ष लेके जाएंगे, वैसे ये भारत सरकार के वकील है तो भारत सरकार का पक्ष लेके कहीं भी जा सकते हैं। क्लियर? इसलिए याद रखिएगा, सभी न्यायालय में जा सकते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मत तोड़िएगा, ठीक? सब जगह वो जा सकते हैं। महान्यायवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने, ये भी याद रखें कि पूरे कूट में बनता है कि महान्यायवादी को क्या क्या चीज़ें प्राप्त है। तो उसमें आता है कि महान्यायवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने और भागीदारी करने का अधिकार है। तो इसको घुमा देता है कि महान्यायवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने का अधिकार तो प्राप्त है लेकिन तो भागीदारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो नहीं भैया, जब भाग ही नहीं लेंगे तो बोलेंगे कैसे? अर्थात जब मैं भाग लूँगा किसी पार्टिसिपेशन में तब तो उसमें दौड़ूंगा ना, तब तो वहाँ कुछ बोलूँगा ना। अर्थात इनको महान्यायवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में भाग लेने और उनको बोलने का अधिकार प्राप्त है। कुछ बोल सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं कि आप ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो उचित होगा, ये विधि में यहाँ पे जाके फंस जाएगा, ये सलाह देंगे, विधिक सलाह। यस, लेकिन वह किसी भी संसदीय प्रक्रिया में वोट नहीं कर सकते हैं। सर क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों किसी भी संसद की प्रक्रिया में वोट क्यों नहीं देंगे? तो दोस्तों भारत सरकार के वकील है ना बीजेपी के, ना कांग्रेस के, ना सत्ता पक्ष के, ना विपक्ष के। तो भाई संसद में जो कार्यवाही चल रही है, जिसको बहुमत प्राप्त हो रहा है इस सत्ता पक्ष का, तो ये अगर किसी के पक्ष में वोट कर देते तो पक्षधर हो जाएंगे ना। ये पक्ष सत्ता पक्ष में रहता है, नहीं ये विपक्ष में रहता है, बहुमत प्राप्त दल के पक्ष में है, नहीं ये विपक्ष के पक्ष में है। तो दोस्तों किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे क्योंकि कंप्लीट भारत सरकार के प्रतिनिधि है, इसलिए इनको संसद की किसी भी संसदीय प्रक्रिया में वोट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वोट डालने का मतलब है कि हाँ मैं इसके पक्ष में हूँ, और इनको किसी का भी पक्ष लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति किसी पक्ष का नहीं होता है, ना वो सत्ता पक्ष का होता है ना विपक्ष का होता है, वैसे महान्यायवादी भी किसी पक्ष के नहीं होते हैं। आइए, वह संसद का सदस्य नहीं होता। कौन संसद का सदस्य नहीं होता? महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी उसमें भागीदारी लेते हैं और उसमें बोलने की शक्ति इनको प्राप्त है। ठीक है, वह संसद के सदस्य नहीं होते, परंतु उन्हें भी
वह विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं जो एक संसद के सदस्य को प्राप्त होती है। अर्थात अगर आप इनकी फैसिलिटी बोले तो हाँ, भले ये संसद के सदस्य नहीं है, फिर भी इनको संसद को मिलने वाले जो वेतन भत्ते हैं, जो फैसिलिटीज़ है, जो सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं इनको भी मिलती है। एक संसद की तरह सेम सुविधाएं इनको भी दी जाती है। ठीक, ये संसद नहीं है, फिर भी इनको संसद की तरह ही फैसिलिटी दी जाती है। इस प्रकार महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का एक प्रमुख अंग है। तो संघ में जो कार्यपालिका है उसके प्रमुख अंग है ये। लेकिन भारत में सरकार बदल जाने पर या अन्य किसी कारण से सरकार के अस्तित्व में न रहने पर महान्यायवादी द्वारा त्यागपत्र देने की परंपरा है। पर यही पे जाके दिख जाता है थोड़ा सा फर्जीवाड़ा। कैसे? लेकिन भारत में सरकार बदल जाने पर या अन्य किसी कारण से सरकार के अस्तित्व में न रहने पर महान्यायवादी द्वारा त्यागपत्र देने की परंपरा कर दी है। जब आप बोले कि महान्यायवादी जी पूरे भारत सरकार के वकील हैं, तो भैया लोकसभा में बीजेपी आए, बीजेपी आए, कभी कांग्रेस आए, तो भाई मान लीजिए बीजेपी शासन में अभी महान्यायवादी मैं बन गया। अब जब मैं भारत सरकार का वकील हूँ, जब कांग्रेस की सरकार आ रही है तो ये क्यों रखा गया है? ये ऐसी परंपरा क्यों बनाई गई है? ऐसी परंपरा है, लेकिन ये परंपरा है कि त्यागपत्र देना होगा। क्यों? क्योंकि जब बीजेपी सत्ता में आई थी उसने मुझे महान्यायवादी बनाया था, तो ये लोग, नेता लोग अपने हिसाब से सोच चलाते हैं, तो मानते हैं क्या कि ये महान्यायवादी है और बीजेपी बनाया हुआ है, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, ये भी उन्हीं का आदमी बन के काम करेगा, है ना, मेरे देश में रह करके मेरे घर का विभीषण बनेगा ये नहीं, तो इसको हटाना है। तो ऐसे तो हटा नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा पद है, ये इतना मान सम्मान का है, इसलिए खुद ही अपना त्यागपत्र दे देते हैं कि आप मुझे बर्खास्त करो, उससे अच्छा खुद मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। ये परंपरा है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं क्या मानते हैं? उनको भारत सरकार का नहीं, उनको सत्ता पक्ष का आदमी आप मान के चल रहे हैं, है ना, कि सत्ता विपक्ष का पक्ष या विपक्ष का आदमी आप मान के चलते हैं महान्यायवादी को। तो इस मानसिकता से दूर होना भी जरूरी है। मैं फिलहाल ये देखने के लिए मिलता है, ठीक, कि जैसे बीजेपी के शासन में मैं महान्यायवादी बना, तो जैसी नई सरकार आती है कांग्रेस की, तो मैं अपना त्यागपत्र स्वयं दे देता हूँ ताकि वह मेरे जगह पे इस नए आदमी को महान्यायवादी बना सके। क्लियर हो गई बातें? यस, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का एक प्रमुख अंग है। याद रखिए, संघ यह केंद्र की कार्यपालिका के प्रमुख अंग है। आप नहीं तो न्यायपालिका में चल जाएंगे। कैसे सर? आप बोले ये वकील है, तो वकील कहाँ होता है? न्यायालय में होता है। तो आप क्या लगेगा सर क्यों न्यायपालिका के प्रमुख अंग? नहीं दोस्तों, ये भारत सरकार के कार्यपालिका के प्रमुख अंग हैं। क्योंकि भारत की कार्यपालिका में भारत सरकार जब कोई कार्य करेगी उसी के लिए तो वाद विवाद होगा, तब तो ये पक्ष रखने जा रहे हैं। और आप भारतीय कार्यपालिका आपके 52 से 78 तक जब आप पढ़े, तो 52 से 78 के बीच में, तो आप इसमें 76 में इनको पढ़ रहे हैं ना, अर्थात आप कार्यपालिका में तो इनको पढ़ रहे हैं ना, अनुच्छेद 76 में। यस, तो जो कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 तक आता है, उससे देखिए कितना स्पष्ट हो गया कि 52 से 78 के बीच में अनुच्छेद 76 आता है, तो 76 भी कार्यपालिका का हिस्सा है। तो 76 में महान्यायवादी आते तो वो भी कार्यपालिका के अंग होंगे। क्लियर हो गई बातें? ठीक। तो हर एक तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हर एक आयाम में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। अर्थात इनके वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति जी करते हैं। क्या सर? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? तो महान्यायवादी जी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और महान्यायवादी के वेतन और भत्ते का निर्धारण भी राष्ट्रपति जी ही निर्धारित करते हैं, पारिश्रमिक वगैरह, वेतन भत्ता वगैरह। क्लियर? यस सर। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। ये बात याद रख लीजिए कि भारत के प्रथम न्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़ साहब जी भारत के प्रथम न्यायवादी थे। तो महान्यायवादी M से महान्यायवादी, तो M से MC सीतलवाड़, देखिए याद भी हो गया आपको। और वर्तमान महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकट रमणी जी हैं, जो कि इससे पहले आपको वेणुगोपाल जी थे ना साथ में भी, हाँ, तो उनकी जगह पे हट करके हम नए आ गए हैं। कौन है वरिष्ठ अधिवक्ता? जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता थे, सुप्रीम कोर्ट के सबसे उम्रदार वो थे आपके, कौन थे? वकील थे। तो आगे हम क्या बन करके बन गए? ये क्या? R वेंकट रमणी जी। क्या बन गए R वेंकट रमणी जी? महान्यायवादी। तो पहले कौन थे? MC सीतलवाड़ जी पहले महान्यायवादी थे, प्रथम महान्यायवादी थे, और वर्तमान में महान्यायवादी है R वेंकट रमणी जी। मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ। Who is the Attorney General of India?
According to Wikipedia, the Attorney General for India is the Indian government's chief legal advisor and is its chief advocate in the courts. हाँ, तो आर वेंकटरमणी जी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये 16वें नंबर के आपके अटॉर्नी जनरल, ये बात याद रखिए। कौन से नंबर के? सर आर वेंकटरमणी जी जो हैं ये आपके 16वें नंबर के 16th नंबर के महान्यायवादी हैं। आर वेंकटरमणी is the incumbent Attorney General for India. He succeeded to the office as the 16th मैंने 16वें अटॉर्नी जनरल ऑन 1 अक्टूबर 2022। तो देखिए 1 अक्टूबर को ही बन गया है दोस्तों, है ना। जो प्री डिसेसर वाज के वेणुगोपाल, इनसे पहले के वेणुगोपाल जी थे, अब आपके अटॉर्नी जनरल बन के आ गए हैं। कौन? आर वेंकटरमणी जी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। तो अनुच्छेद 76 आर वेंकटरमणी महान्यायवादी, प्रथम महान्यायवादी MCC तलवाड़, 16वें नंबर के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी जी। आइए देखते हैं क्वेश्चन आप जो आप पढ़े उससे जुड़ा हुआ। एक मिनट रुकिएगा। चलिए भैया। तो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका आंसर बन जाएगा सर भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी बात सही। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद है 76 नंबर, तो सर 76 में है। अनुच्छेद 76 में है कौन? महान्यायवादी सी। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देते हैं? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं महान्यायवादी जी, अर्थात अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी जी। क्लियर हो गए भाई? ऑप्शन आ गया ये। सरकारी कार्य का संचालन, अब 2 हिस्सा पढ़े थे इसके में। एक आप देखिए सर क्या कि आप जब टाइटल चालू होता पढ़े सर महान्यायवादी और सरकारी कार्य का संचालन। तो अब आप देखिए सर जो सरकारी कार्य होता है किसमें? कार्यपालिका में। विभाग 5 में आप कार्यपालिका में अभी पढ़ रहे हैं, 52 से 78 के बीच में। हाँ सर, तो कार्यपालिका में कैसे होता है किसी कार्य का संचालन, वो चीज़ आपको देखना है। और इसी कार्य के संचालन वाले हिस्से को ही मैं बोल रहा था, महान्यायवादी तो आपको पढ़ा देंगे, पर इस कार्य के संचालन वाले हिस्से को जनरली कोई कोचिंग सेंटर वाले आपको पढ़ाते नहीं है, आपको बताते नहीं। और यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कूट के रूप में, तब आप फंस जाते हैं। ताकि हम एकदम शांति तरीके से अच्छे से सोच पढ़ के चलेंगे, ताकि हमको कभी भी आए क्वेश्चन इससे तो हमसे ना छूटे। तो इसमें अनुच्छेद 77 आप पढ़ रहे हैं, तो 74, 75, 76 आप पढ़ लिए। तो आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो भारत सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 में दिया हुआ है, अर्थात अनुच्छेद 77 क्या है? 7 से 77 स से संचालन। तो भारत सरकार के कार्यों का संचालन अनुच्छेद 77 में दिया है, 77 में। तो स से 77 स से संचालन। अभी देखते हैं इधर आगे। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम की हुई कही जाएगी। अर्थात भारत सरकार जितने भी सरकारी कार्य का संचालन कर रही है वो सब सारे कार्य राष्ट्रपति जी के नाम से हुई कही जाएगी। जैसे जब से रामनाथ कोविंद जी अब के राष्ट्रपति बने होंगे, जब पद छोड़ेंगे, उस समय बीजेपी सरकार या वर्तमान सरकार ने जितने भी काम किए होंगे, है ना, सत्ता पक्षधारी सरकार ने जितने भी काम किए होंगे, सारे काम राष्ट्रपति जी के नाम को संबोधित होगा। राष्ट्रपति जी के नाम हुई है वह सारे कार्य ऐसे कहे जाएंगे। ठीक है, अर्थात उसमें किसी पक्ष किसी और व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, वो राष्ट्रपति जी के नाम को संबोधित होता है। वही आगे आते हैं। तो कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम की हुई कही जाती है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए। और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। अब यहाँ पे जाकर ऐसा लग जाता है बच्चों दिमाग होने तक कंफ्यूज कि सर क्या बोलना चाह रहा है। तो जब भी ऐसा स्थिति है दोस्तों, आप इसको ब्रेक कर करके तोड़ के पढ़िए कि राष्ट्रपति के नाम से किया गया कोई कार्य है, या राष्ट्रपति के नाम से निष्पादित कोई आदेश है,
या अन्य कोई लिखित चीज़ राष्ट्रपति ने दे दिया है, तो अन्य लिखितों को अब उसको एक ऐसी रीति से आप अधिप्रमाणित करते हैं, मैंने उसको प्रमाणित करते हैं कि हाँ ये राष्ट्रपति जी ने ही दिया है ना। जो कार्य, मान लीजिए राष्ट्रपति जी ने कोई संदेश आपको कोई आज्ञा दिया, सूचना दिया, जो भी जानकारी दिया, मतलब सारे कार्य तो राष्ट्रपति जी के नाम से हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो काम राष्ट्रपति जी ने किया है। उसी चीज़ का बात यहाँ हो रहा है कि राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित करते हैं। अब उसको प्रमाणित करना पड़ेगा ना कि हाँ भाई ये राष्ट्रपति जी के नाम से ये कार्य हो रहा है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। तो उसको एक ऐसी रीति से अधिप्रमाणित करते हैं, उसको प्रमाण हम देते हैं, किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में। तो राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए होंगे कि भैया कोई कार्य मेरे द्वारा ही काम करवाए जा रहे हैं, मैंने ये काम करवाए हैं, उसके लिए मैं खुद अब एक नियम बना दिया हूँ कि पहले आप स्टेप ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, ऐसे करके पूरा जाएगा, ये सील, ये साइन, इस तरीके से आप समझिए। तो हाँ भैया मैंने ही वो काम करवाया है। तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, जो राष्ट्रपति खुद अपने द्वारा बनाए गए नियमों में लिखे रहेंगे। और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश, और जब वो कोई आदेश उस तरीके से प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ भाई आदेश राष्ट्रपति जी का ही है और हम प्रमाणित कर दिए हैं, वो भी उसी पद्धति से प्रमाणित किए हैं जो राष्ट्रपति द्वारा ही बनाए गए थे, तब अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधि मान्यता, तो वो लिखा हुआ आदेश या वो लिखित का विधि मान्यता, वो विधि के लिए मान्य हो जाएगा, ठीक है, वो लिखित आदेश। और इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। और जो अब आया है वो आदेश, वो लिखित प्रमाण जो आदेश आया अधिप्रमाणित आदेश, उस आदेश को आप इस आधार पर प्रश्नगत नहीं कर सकते, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकते, प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। तब आप उसको यह नहीं बोल सकते नहीं ये राष्ट्रपति द्वारा लिखा हुआ आदेश नहीं है, तो आप उस पर ऐसा प्रोसेस खड़ा नहीं कर सकते। अर्थात क्या कहना चाह रहा मैं इसको सरल हिस्से में और तोड़ के आपको समझा दूँ। सर सारा कार्य किसके नाम पे होगा? सर राष्ट्रपति जी के नाम पर होगा। तो मान लीजिए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मोदी साहब हूँ, मैं गया अमेरिका कि लीजिए साहब मेरे राष्ट्रपति जी के नाम पे मैं आपसे ये डील समझौता करता हूँ, तो क्या होता अमेरिका गुस्सा हो जाए, तो बोले कि नहीं तुम्हें राष्ट्रपति जी तुम्हारे आगे नहीं दिए इसको परमिशन, राष्ट्रपति जी इसको परमिशन नहीं दिए तुम्हारे यहाँ, ये बेटा तुम कुछ गड़बड़ किए हो। तब अगर मोदी सरकार वहाँ बोले, डोनाल्ड ट्रंप रहते तो उनको अभी वर्तमान में जो बाइडन को बोले, जो बाइडन को तो भैया हो जो बाइडन सुंदर हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी जो बने थे ना, राष्ट्रपति जी खुद अपने द्वारा बनाए जाने वाले नियमों, कुछ नियम बनाए थे, उस नियम के तहत तुम इसकी प्रामाणिकता जांच सकते हो कि आदेश उनके द्वारा बनाया हुआ है या नहीं, या उनके द्वारा दिया हुआ है या नहीं। और अगर ये साबित हो गया कि उनके द्वारा बनाए हुए नियमों के आधार पर ये प्रमाणित हो जाता है, अधिप्रमाणित हो जाता है उन नियमों के आधार पर, तब इस पर कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं कर सकता कि राष्ट्रपति जी का आदेश है या नहीं है, तब इसको कोई भी प्रश्नगत नहीं कर सकता क्या कि राष्ट्रपति द्वारा किया गया आदेश है या नहीं है। समझाया था इसका मतलब क्या कि उसकी प्रमाणिकता होने के बाद वो राष्ट्रपति जी द्वारा आया था कि नहीं आया था, इस पर कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं करता है। तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी सोचिए आप कि भाई राष्ट्रपति जी के ऊपर आप शक कर ले रहे हैं। राष्ट्रपति जी के नाम से आप भाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी के नाम से कौन काम करेगा? हमारे देश की कार्यपालिका काम करेगी, तो आप कार्यपालिका पर शक कर ले रहे हैं। कार्यपालिका कोई राष्ट्रपति जी के पीठ के पीछे छुपे छुपे कोई फर्जीवाड़ा काम कर रही है, तो बहुत बड़ा बात है। इसलिए इसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि हमारे इस स्तर पे फर्जीवाड़ा नहीं होता, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। तो जो राष्ट्रपति जी होते हैं, देखिए ऐसे ही काम होता है, वह भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए, कि भारत सरकार का जो भी कार्य है वो अधिक सुविधापूर्वक तरीके से, अधिक आसान तरीके से हो किए जाने के लिए, और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए, और मंत्रियों में कौन कौन से कार्य किस मंत्री को आवंटन करना है उसके लिए नियम बनाएंगे। कौन? राष्ट्रपति जी है। तो राष्ट्रपति जी नहीं बनाते, उनके नाम से बनता जरूर है, ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति जी के नाम से ही वो नियम भी बनता है कि कैसे इनका काम सुविधापूर्वक हो सके, कौन से मंत्री को कौन सा कार्य आवंटित किया जाए, ये सब चीज़। आइए आगे बढ़ते हैं। तब देखिए भैया हाँ सर 77 में आ गया आपका संचालन, कार्य का संचालन, 77 संचालन। अब दोस्तों 77 अच्छे से समझ लिए, पूरा कार्यवाहिका का सारे कार्य का संचालन राष्ट्रपति जी के नाम से होता है। बस आते सर अब आपका 78 पर, पहले बताइए 77 क्लियर हुई ना। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो इसको तो पूछा है कि वह संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में डिटेल दिया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होते हैं। या राष्ट्रपति जी को
जानकारी देने का कर्तव्य किनका है, तो प्रधानमंत्री जी का है। तो अनुच्छेद 78 में दिया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य है उसको देखिए, मगर किस सेंस में, राष्ट्रपति को जानकारी देने के सेंस में, सूचना देने के सेंस में। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह, तो प्रधानमंत्री का क्या क्या कर्तव्य है वह देख लीजिए। प्रधानमंत्री के सारे कर्तव्य दिए हैं 78 में राष्ट्रपति जी के प्रति। तो प्रधानमंत्री संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। कुछ और नहीं बोल रहा, इसको सरल भाषा में समझाऊं कि प्रधानमंत्री जी, केंद्र जो है संघ, तो केंद्र सरकार या संघ सरकार के जो भी कार्यकलाप है, जो भी कार्य काम कर रहा है, प्रशासन से जुड़ा हुआ काम करे, चाहे विधान विधि विधान से जुड़ा हुआ विधान विषय से कुछ काम करे, उन सारे कामों के संबंध में मंत्रिपरिषद ने सारे काम में जो निश्चय लिया था, जो भी विशेष निश्चय किया है, निर्णय लिया है, उन सारे निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति जी को संसूचित करें या उसकी सूचना दें। तो मंत्रिपरिषद प्रशासन से जुड़ा हुआ, चाहे विधि विधान से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय लेता है, तो उन सारे निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को देनी होगी। वही मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री साहब राष्ट्रपति जी को दें, ये उनका कर्तव्य है प्रधानमंत्री जी का। दूसरा, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्तावनाओं संबंधी को जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दें। तो या तो राष्ट्रपति की, इसमें क्या था कि प्रधानमंत्री का खुद का कर्तव्य है कि हर जानकारी राष्ट्रपति को दें, मगर कुछ जानकारी अगर वो नहीं दे रहे हैं तो राष्ट्रपति जी का अगर कह दें कि भैया मुझे इस क्षेत्र का जानकारी ला के दो, तो प्रधानमंत्री को ला के देना होगा। तो राष्ट्रपति मांगे तो वह दें। अर्थात कोई भी प्रशासन से जुड़ा हुआ विषय हो, विधान से जुड़ा विषय हो, और सारी ही प्रस्तावनाओं पे अगर जानकारी राष्ट्रपति जी मांगते हैं तो राष्ट्रपति जी के मांगे जाने पर वह सूचना या वह जानकारी प्रधानमंत्री जी को देना होगा। क्लियर हो गई बात? यस। तो यहाँ तो खुद से दे रहे थे, यहाँ मांगने पे भी देना पड़ेगा। क्लियर बातें? आइए, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है, ठीक, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। अर्थात हम भाई मंत्रिपरिषद में, सर मंत्रिपरिषद में हम बहुत सारे मंत्री हैं और मैं केवल अकेला एक मंत्री हूँ। तो मैं अकेला एक मंत्री हूँ, गृह मंत्री मान लीजिए मैं अमित शाह हूँ, ठीक है। मैंने अकेले निर्णय ले लिया कि यार देखो, मैंने अकेले ही ये निश्चित कर लिया कि भाई हाँ भाई ये काम किया जाएगा, किसी भी विषय पे ये काम करना है। तो भाई मैं वो काम सोचा, मैं अपने विभाग में काम सोचा गृह मंत्रालय में, और वो काम मैं अपने विभाग में कर दिया, मंत्रालय में कर दिया, गृह मंत्रालय में, ठीक है। मगर अगर राष्ट्रपति जी चाह लें तो उस पर्टिकुलर विषय पे भी राष्ट्रपति चाहेंगे तो बोल सकते हैं कि वो बच्चे, तुम मंत्री हो, तुम मंत्री केवल अपने मंत्रालय में ही नहीं, तुम इस निर्णय को, इस सूचना को जो तुम निश्चित किए हो, यहाँ पे निर्णय लिए हो, इस निर्णय को भी तुम मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखो, क्योंकि इस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखना होगा, या पर विचार के लिए रखें। तो आप जो निर्णय ले रहे हैं उसको राष्ट्रपति जी के कहने पे आपको विचार के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष भी रखना होगा, अगर मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है तो। क्लियर? आइए, कैसा लगा? 77 में संचालन से जुड़ा हुआ पूरा काम, के काम का कैसे संचालन होता है, राष्ट्रपति जी के नाम संचालन होता है। और 78 में क्या देखिए आप, 77 में देखिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो याद रखिएगा, 77 में से संचालन, और से 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो 78 कर्तव्य, तो भैया राष्ट्रपति जी को सारी सूचना दें, राष्ट्रपति जी के मांगे जाने पर सूचना दें। और अगर कोई मंत्री कोई निर्णय लेता है तो उसको भी मंत्रिपरिषद विचार अगर नहीं किए हैं तो उसको मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे जाए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम आपके लिए। देखिए बार क्लियर दिख रहा है कि नहीं आपको? क्लियर दिख रहा है, दिक्कत नहीं, ठीक। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर की जाती है? तो भाई वही 77 वाला बात है कि सारे कार्य का संचालन किनके नाम पे होता है। रेस्पेक्टेड क्वेश्चन आएगा कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर की जाती है, तो राष्ट्रपति जी के नाम पे की जाती है। डी।
संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्य संचालन का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्य संचालन का उल्लेख किया गया है? तो बताइए, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्य संचालन का उल्लेख किया गया है? तो सर 100 से 77, 100 से संचालन मैंने बोला था, अनुच्छेद 100 से 77, 100 से संचालन, तो आगे C 77, याद हो गया ना सर। 75 में आप जाने प्रधानमंत्री वाला और बहुत सारी चीज जिम्मेदारी वाला। आगे बढ़ते हैं। तो भाई तक खत्म हो गया आपका। चलिए, तो इनका ये फर्ज तो हो गया खत्म। अब जो आपको बहुत दिन से छूट रहा है उस चीज़ को अब मैं आपके लिए रिवीजन करवा देता हूँ। बहुत दिन से आपका ये चीज़ मिस हो रहा था, तो इसको मैं यहीं पे आपके लिए रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ठीक, ध्यान रखिएगा सर। 22 भागों के नाम, 22 भाग, उनके नाम, उनके अनुच्छेद। आपको बोला था 2-3 क्लास से लगातार मैं आपको रिवीजन नहीं करवा पा रहा था, इस क्लास में रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक, चलिए, तो इसमें एक काम करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण भागों के नाम या अनुच्छेद हम देख लेते हैं। आइए पहले उनका अनुच्छेद आपको रिपीट करा दूँ। ये एक काम करते हैं, आपको बहुत लंबा समय हो गया अनुसूची जो आप पढ़ रहे थे मुझसे, अनुसूची आपको 12 अनुसूचियाँ होती हैं सर, वो अनुसूची आप भूल गए होंगे। तो 12 अनुसूचियों में किस अनुसूची में कौन कौन सा विषय होता है, इसको एक कहानी के माध्यम से पहले समझा देते हैं, उसके बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा क्या, उसके बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा भागों। ठीक, चलिए, तो आज हम 12 अनुसूची में कौन कौन सी अनुसूचियाँ उसको हम देख लेते हैं। तो देखते हैं संविधान में जो अनुसूची है, अनुसूची सर हमारे संविधान में मूल रूप से मूल अनुसूची कितनी थी? तो मूलतः हमारे मूल अनुसूची की संख्या थी हमारे संविधान में 8। बाद में वृद्धि की गई, अनुसूची 4। और कुल अनुसूची कितने हैं? तो कुल अनुसूची हो गए अब भैया 8 और 4 जोड़ करके है हमारे संविधान में 12 अनुसूची। पहली बात तो ये तीनों अपने आप में क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूलतः बोलेगा तो 8 अनुसूची थी संविधान की शुरुआत में। बाद में संविधान संशोधन कर करके 4 और अनुसूचियों की वृद्धि की गई, इसलिए अब कुल कितनी अनुसूचियाँ? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आता है सर एक शब्द कि सर संविधान में, हमारी संविधान एक पुस्तक है, संविधान एक पुस्तक है सर, इस पुस्तक में हर एक चैप्टर में अलग अलग अध्याय है, तो वहाँ से एक अलग अलग अध्याय को या भाग बोल दिया आप, वहाँ से भाग बोल दिया। तो इस भाग में सर अलग अलग हिस्से पे आपने अलग अलग अनुच्छेद के हिसाब से अलग अलग इस भाग के बारे में विशेषता बता दी। हर भाग में बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं, यस। तो फिर अनुसूची सर इसके अंदर क्यों नहीं है? भाग के अंदर अनुसूची को अलग से ही संविधान में एक अलग जगह पर ऐसे क्यों 12 लिस्ट बना करके रख दिए गए हैं? आइए आपको समझा दूँ मैं। कि अगर ये गोला संविधान का गोला है तो दोस्तों यहाँ पूरे उसके भाग दिए हुए हैं, तो ये उसका भाग है, भाग वाला हिस्सा है। ठीक है, ठीक सर। इस भाग के अंदर फिर उसका अनुच्छेद आता है, फिर इस भाग के वाले गोले के अंदर इस सारे अनुच्छेद आते हैं। ठीक, भाग 1 उसके अनुच्छेद, भाग 2 उसके अनुच्छेद। ठीक, हमारे अनुसूची को दोस्तों संविधान में ही अनुसूची है और उसको भागों से अलग रखा गया है ऐसे लिस्ट बना करके। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे दोस्त, मान लीजिए कि यहाँ पे ना रहता अनुसूची को मैं अनुच्छेद के साथ साथ यहाँ पे डाल देता या अनुच्छेद के अंदर डाल देता, यहाँ डालता, मैं अनुच्छेद के अंदर मैं डालता अनुसूची को। ठीक है, तो होता क्या भाई, अनुसूची में ऐसे विषयों को रखा जाता है जिसमें बार बार समय के परिवर्तन के अनुसार बार बार संशोधन करना पड़ सकता है। जैसे सर वेतन और भत्ते बार बार समय के हिसाब से बदलेंगे कि नहीं, बढ़ेंगे कि नहीं? हाँ सर। सर शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप बदला जा सकता है, यस सर। सर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र बदला जा सकता है, यस सर। सर आपके केंद्र सूची और राज्य सूची में जो सूची विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन, उसमें विषय बार बार चेंज हो सकते हैं, यस सर। विषय बढ़ाए जा सकते हैं, यस सर। कि अब राज्य को इस क्षेत्र में भी अधिकार प्राप्त होगा, केंद्र को इस क्षेत्र में भी अधिकार प्राप्त होगा। सर भाषाएं, 8वीं अनुसूची भाषा, सर उसमें ऐसी भाषा होती है जिसको कोई नई भाषा को भी आप संवैधानिक भाषा का दर्जा दे सकते हैं, हाँ सर। तो नई भाषा ऐड कर सकते हैं ना, तो यस सर। तो आप जब भी देखेंगे तो इसमें क्या दिखता है, अनुसूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिसे बार बार बदलाव करना पड़ता है, बार बार संशोधन करना पड़ता है। अब आप एक बात सोचिए, अगर आपको इस अनुसूची में बदलाव करना होता तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करते हैं? आप संविधान का पुस्तक खोलते हैं, फिर संविधान संशोधन करके आप इस पूरे भाग में संशोधन करते हैं, इस भाग से फिर आप इस भाग से संशोधन करके आप इस अनुच्छेद में
संशोधन करते हैं, फिर अनुच्छेद में संशोधन करने के बाद फिर अनुसूची में आकर के यहाँ पे संशोधन करते हैं। तो क्या इससे बार बार पूरे संविधान का स्ट्रक्चर प्रारूप बदल जाता कि नहीं? संविधान बार बार बेढंगा होने लगता कि नहीं? यस। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता कि नहीं? पहले इसको बदलो, फिर इसको बदलो, फिर इसको बदलो। यस। इसलिए दोस्तों कुछ ऐसे विषय जिसमें बार बार संशोधन की बदलाव की आवश्यकता होती है, उसे एक अलग से टेबल और लिस्ट ही बना दिया गया, ताकि जब भी बदलाव करना हो तो संविधान का मूल जो ढांचा वो यही बना रहे, और ये जो नया ढांचा है इसमें जैसा जब जरूरत पड़े इसमें बदलाव कर दिए, इस लाइन को इतना से इतना बड़ा कर दिए, इतना से इतना बड़ा कर दिए, बस। इस संविधान का मूल रूप, मूल ढांचा भी परिवर्तन ना हो, और दोस्तों जिसमें बदलाव करना आसानी से बदलाव भी हो जाए। ये बहुत सरल भी हो गया, आसान भी हो गया। इसलिए अनुसूची को संविधान के भाग और अनुच्छेद से अलग रखा जाता है। क्लियर हो गई बातें कि अनुसूची अलग ही क्यों है? हाँ, अनुच्छेद से अलग क्यों, भाग से अलग क्यों है? इसी वजह से। बोला कि पढ़ते सब हैं मगर कारण पता नहीं होता लोगों को। मैं कारण हालांकि जब पढ़ाया था शुरुआत में, तब भी मैंने आपको इस कारण के बारे में बताया था। चलिए, तो पहले भाई ये क्वेश्चन भी हो गया, और समझने वाला हिस्सा तो भी आपका हो गया। अब सब 8 अनुसूचियां हैं, तो पहले 8 अनुसूची का हम जिक्र कर लेते हैं। 8 अनुसूची कौन कौन सी है? 8 अनुसूची, ठीक। बताइए सर, सबसे पहले अनुसूची क्या होगी? सर सबसे पहले भारत के संविधान की अनुसूची। तो मैंने क्या बोला? भारत के संविधान की अनुसूची। ये लाइन बोलने में सबसे पहले ही आया भारत। तो भारत क्या है सर? भारत हमारे पूरे पृथ्वी में कोई निश्चित क्षेत्र है, इसलिए सबसे पहले अनुसूची हो जाती है संघ, राज्य और उसका क्षेत्र। बोला क्या संघ, राज्य और उसके क्षेत्र बार बार परिवर्तित होते हैं कि नहीं? मध्य प्रदेश से तोड़ के छत्तीसगढ़ बना तो हाँ भाई क्षेत्र परिवर्तित हो गया। बिहार से तोड़ के झारखंड बना तो हाँ भाई क्षेत्र परिवर्तित हो गया, नए नए राज्य बन गए। हाँ सर, तो संघ, राज्य और उसके क्षेत्र है अनुसूची 1 में। इसलिए सबसे पहले अनुसूची में क्या रखा गया? संघ, राज्य और उसका क्षेत्र। अब बताइए, जब आप भारत जैसे एक देश को बना लिए, संघ, राज्य और क्षेत्र आप बना लिए, तो भाई आप ये देखेंगे कि यहाँ पूरे काम को संभालने के लिए कुछ आदमी आपको रखने होंगे। तो आप बोलेंगे हाँ भाई आदमी तो रखने होंगे, मगर दोस्तों उन आदमी आएंगे क्यों? जैसे आप सरकारी नौकरी क्यों देखने जाते हैं? हाँ यार परमानेंट जॉब है और भाई 40,000 सैलरी है। भाई अगर मैं रखूँगा कि 2 सरकारी नौकरी है मगर 2,000 सैलरी है, और प्राइवेट नौकरी है 40,000 सैलरी, आप क्या करेंगे दोस्तों? आप फिर भी प्राइवेट जाके करेंगे, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है। कहाँ सरकारी नौकरी देखिए 2,000 का, प्राइवेट नौकरी देखिए 40,000। हाँ, इसलिए कहने का मतलब क्या है कि हाँ भाई किसी भी पोस्ट पे अगर आपको रखना है तो वेतन और भत्ता बहुत मैटर करता है। इसीलिए सबसे पहले डिसाइड किया गया कि हमको इस क्षेत्र में पूरा सरकार संचालन करने के लिए सबसे पहले वेतन और भत्तों का निर्धारण करना होगा कि किस पद पर रहने वाले व्यक्ति को क्या क्या वेतन भत्ते दिए जाएं। इसलिए अनुसूची 2 हो जाएगा, वेतन और भत्ते, वेतन एवं भत्ते। अब देखिए कैसे आपके फिंगर टिप पे याद होने वाला है पूरा 12 अनुसूची। मगर सर ये देखा जाएगा कि यार उसको ठीक है, हम लोग इस क्षेत्र पे हैं, हम ये पेमेंट देंगे तो लोग देख के आएंगे नौकरी करना है करके, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। मगर जब हम उसको नौकरी में देंगे तो हम उसको काम पे रख लिए और उसको हम पैसा दे रहे हैं, मगर उसका भी कुछ जवाबदेही होना चाहिए ना भाई, कि वो ईमानदारी से काम करेगा। वो हमारे सरकारी नौकरी पा गया, पैसा भी ले रहा है, ईमानदारी से काम नहीं किया तो अच्छा, तब तो एक गड़बड़ हो जाएगा, देश का तो संविनाश हो जाएगा। तो उसको हम कोई ना कोई पैसा दे रहे हैं तो इसको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, तो हम उसको कोई ना कोई शपथ दिलवा देंगे, कोई ना कोई शपथ दिलवा देंगे। शपथ सर, शपथ एवं प्रतिज्ञान आ जाता है अनुसूची 3 में, शपथ एवं प्रतिज्ञान। तो प्रतिज्ञा ऐसे रखें, हाँ ठीक, तो प्रतिज्ञा लिखिए, प्रतिज्ञान लिखिए, जो मैं आता हूँ। तो हाँ सर स्पष्ट है कि कोई राज्य क्षेत्र होगा उसमें आप लोगों को वेतन भत्ता निर्धारित करेंगे, तब तो लोग काम करने आएंगे, क्योंकि शासन आप निर्माण कर रहे हैं, शासन चलाना है आपको। हाँ, तो फिर उन लोगों को जब नौकरी में देने से पहले उनको हम शपथ दिलवाएंगे कि चलो तुम राष्ट्रपति बन रहे हो, चलो शपथ खाओ तुम ईमानदारी से काम करोगे, तुम प्रधानमंत्री बनो, चलो ईमानदारी से कसम खाओ तुम सही से काम करोगे। हाँ ठीक, तो इतना पैसा देख के तो कसम खा लेगा। यस ठीक। फिर दोस्तों आता है आपको क्या, अब राज्य में जब हम सरकार बना रहे हैं पूरे भारत सरकार में, तो सबसे पहले हमको क्या होगा यार, सबसे पहले कोई एक ऊंचा सदन होना चाहिए जो सारे कार्यों को जांच करे, जो सब एक्सपर्ट लोग बैठे, है ना, जहाँ सब एक्सपर्ट लोग बैठे। तो बताइए हमारे सरकार में जहाँ नियम कानून बनता कहाँ है सर? वो तो संसद में बनता है। संसद कौन से हिस्से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे एक्सपर्ट लोग कहाँ बैठते हैं?
सर जितने एक्सपर्ट लोग होते हैं, पढ़े लिखे विद्वान लोग होते हैं, वो सर उच्च सदन में बैठते हैं राज्यसभा में, तो बस वहाँ कौन कौन लोग कितने कितने बैठने चाहिए, तो भाई आ गया अनुसूची 4 कि राज्यसभा सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, ठीक, यस सर, यस, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब सर जब ये नियम कानून बनाने बैठेंगे, ये सब के सब काम करने बैठेंगे, ये नियम कानून बनाने बैठेंगे, तो क्या देखेंगे कि यार सबसे पहले हमको किसके लिए काम करना चाहिए। आप बताइए, अगर आपके हाथ में एक रोटी है और एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा कुपोषित है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बीमार है, विकलांग है, गरीब है, जिसको एक अन्न का दाना खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और एक जो हाँ ठीक ठाक स्थिति में है, जो अपने काम करके पैसा कमा सकता है, रोटी कमा सकता है, तो आप अपनी एक रोटी किसको देंगे। जैसे वह सर जो एकदम पिछड़ा हुआ है, जिसका कोई संसाधन नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है, कोई काम करने का नहीं है, हाँ सर जिसको मैं रोटी ना दूँ तो भूखे मर जाए, तो आप सबसे पहले उसी व्यक्ति को रोटी देंगे ना। बस वैसे ही जब यहाँ पे राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो गया, बिल नियम कानून का जांच करने बैठे, तो सबसे पहले किसके लिए नियम कानून बनाएंगे। सर उनके लिए नियम बनाएंगे जो सबसे पीछे हो। इसलिए दोस्तों सबसे पिछड़े कौन है सर, हमारे देश में सबसे पिछड़े होते हैं ST SC। इसलिए सर आपका उसमें भी ST सबसे ज़्यादा पिछड़े जंगल में, इसलिए अनुसूची 5 में आ गया कि ST संपूर्ण भारत के लिए, कि संपूर्ण भारत में जितने भी ST हैं उनके विकास के लिए काम करो। तो अनुसूची 5 में आ गया ST संपूर्ण भारत, ठीक। मगर कुछ क्षेत्र और थे जो इस ST तो थे, मगर कुछ विशेष टाइप की परिस्थिति में रहते थे, वहाँ की जनजातियों को और खान पान रहन सहन अलग था, पूरे भारत से थोड़ा और सुदूर जगह पे थे, तो उन पर विशेष ध्यान देना जरूरी था। इसलिए दोस्तों इस ST से ही आ गया 6वां अनुसूची आ गया क्या, ये ST संपूर्ण भारत को देख रहा था, उसी संपूर्ण भारत कोई विशेष क्षेत्र भी था ST, इसका AMTM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, अर्थात पूरे भारत के ST के लिए अलग से आप नियम कानून बनाइए, मगर ST असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम AMTM के लिए विशेष से नियम कानून बनाइए, क्योंकि और ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। यस सर, ठीक है। तो बोले ठीक है सर इनके लिए हम नियम कानून बनाएंगे, तो ये लड़ने लग गए। ये बोले भैया असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में तो मैं राज्य हूँ, मैं राज्य सरकार हूँ, तो यहाँ मैं नियम कानून बनाऊंगा। केंद्र बोली भैया हम केंद्र हैं, पूरे भारत का शासन देखना है, तो हम इसके लिए नियम कानून बनाएंगे। तो दोनों में होने लग गया टकराव, इनके विकास के लिए कौन नियम कानून बनाओगे। संपूर्ण भारत के ST के लिए, ST AMTM के लिए कौन बनाओगे नियम कानून। तो राज्य और केंद्र में टकराव होने लग गया। तो क्या बोले भैया एक काम करो, ये 50 काम कर रहे हैं इनके लिए ना, तो 30 काम आप कर लो, 20 काम तुम कर लो। अर्थात इन 50 विषयों में कोई भी निर्णय लेने की शक्ति केंद्र के पास, इन 20 निर्णयों में कोई भी निर्णय लेने 20 विषयों में कोई भी निर्णय लेने की शक्ति केंद्र के पास। अर्थात क्या किया गया, शक्तियों का विभाजन, जिसे कहा गया सूची विभाजन। इसलिए आपका याद रखेंगे स से सात और स से ही सूची विभाजन, जो शक्तियों का विभाजन हो गया, ये सब सूची विभाजन के रूप में पढ़ते हैं। और इसी सूची विभाजन फिर आप पढ़ते हैं क्या, केंद्र सूची, जिसमें केंद्र को केवल अधिकार प्राप्त है, केंद्र सूची है ना। फिर आप पढ़ते हैं सिम सर के, इसी में आप पढ़ते हैं राज्य सूची। तो सर केंद्र सूची में केवल केंद्र को ही नियम कानून बनाने की शक्ति है। जैसे आपको भैया आर्मी मिलिट्री को लेकर के केंद्र ही नियम बना सकती है ना, यस। विदेश समझौता, किस देश पे आक्रमण, किस देश से संधि समझौता, केंद्र ही कर सकती है, यस। और राज्य सूची क्या, जैसे राज्य में अपने पुलिस व्यवस्था करना राज्य के अंदर है, ये सेंट्रल स्तर पे आर्मी का व्यवस्था करना केंद्र का विषय है। तो हाँ सर उनके अलग अलग विषय पे ये नियम बना सकते हैं। तो कुछ नियम केंद्र के अंदर आ गए, कुछ नियम राज्य के अंदर आ गए, कि राज्य इन विषयों में नियम बना सकता है। और शिक्षा ऐसा विषय है, देखिए जैसे आपके लिए सर जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी दिखता है। हाँ सर, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में ही गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, मरहा का छत्तीसगढ़ में है। हाँ सर, तो छत्तीसगढ़ में और भी विश्वविद्यालय आपको दिखता है, जैसे बिलासपुर विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, बिलासपुर विश्वविद्यालय, और भी राज्य की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अर्थात शिक्षा क्षेत्र में केंद्र के भी कॉलेज हैं और सर राज्य के भी कॉलेज हैं। इसका मतलब क्या, कुछ विषय ऐसे थे जिस पे केंद्र और राज्य दोनों को ही शक्ति प्राप्त थी नियम कानून बनाने की। इसलिए
जो केंद्र सूची में केवल केंद्र बनाएगा, राज्य में केवल राज्य बनाएगा, मगर एक और सूची हुई जिसमें दोनों नियम बना सकते थे, उसे कहा गया समवर्ती सूची। क्या? समवर्ती सूची। भैया दोनों के दोनों ही नियम बना सकते हैं, मगर इसमें भी जब दोनों नियम बनाएंगे और जब दोनों का नियम टकराव हो तो उसमें भी ज़्यादा अधिकार प्राप्त होगा, तो उसमें किसके विषय को जीत मिलेगी? केंद्र के नियम को जीत मिलेगी। और राज्य, इसमें दोनों का अधिकार प्राप्त होता है, केंद्र राज्य दोनों को नियम बनाने का, मगर केंद्र की पावर वैलिडिटी ज़्यादा होती है, राज्य की कम होती है। अर्थात अगर दोनों नियम बनाते हैं तो केंद्र वाला मान्य होगा, राज्य वाला मान्य नहीं होगा। ठीक, बाकी दोनों नियम बना सकते हैं। जैसे शिक्षा क्षेत्र में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी देखते हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी भी देखते हैं, सेंट्रल कॉलेज भी देखते हैं, स्टेट कॉलेज भी देखते हैं। ये तो हो गया सर। अब सर देखिए एसटी के लिए लोग भाई अपना अपना शक्ति डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ये काम मैं करूँगा, अपनी शक्ति के तहत ये काम आप करना, ठीक है। मैं जैसे ही अब काम करने गए इन एसटी के लिए, एसटी संपूर्ण भारत, एसटी एएमटीएम के लिए काम करने गए, अपनी शक्ति निर्धारित करने के बाद काम करने गए, तो क्या देखे? अरे असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम और पूरे भारत के जो एसटी हैं, छत्तीसगढ़ के एसटी अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, एमपी की अलग बात करते हैं, आपके तमिलनाडु के अलग, केरल के अलग, पूर्वोत्तर भारत के अलग, उत्तर भारत के अलग, मतलब जहाँ जहाँ भी एसटी है सब जो इनकी अलग अलग भाषाएं हैं। तो हमको पहले तो भाषा सीखना होगा ना इनका, तब तो हम इनको बात कर पाएंगे कि आपके लिए हम ये काम करना चाहते हैं। यस सर, तो 8वीं सूची वही हो गई, भाषाएं, ऐसे याद रखिए आप। तो 8वीं सूची में आती है भाषाएं, अर्थात 8वीं सूची में उन भाषाओं को रखा गया है जिन भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाएं कौन सी होती है? जिनके संरक्षण के लिए, जिनके संवर्धन के लिए सरकार, केंद्र सरकार पैसे खर्च करे, जिनके प्रमोशन के लिए केंद्र सरकार पैसे खर्च करे। अर्थात इसलिए हर कोई चाहता है कि मेरी देश की भाषा, मेरे राज्य की भाषा, देश के लिए मेरे राज्य की भाषा संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर ले। जैसे आप छत्तीसगढ़ी को, हमारा राज्य भी चाहता है कि हमारे छत्तीसगढ़ी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाए, उसके कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए अभी तक नहीं हो पाया है। तो छत्तीसगढ़ को संवैधानिक दर्जा का प्राप्त 8वीं अनुसूची के तहत नहीं प्राप्त है। छत्तीसगढ़ की भाषा संवैधानिक भाषा नहीं है। हाँ सर, भाषाओं की समस्या आई तो 8वीं अनुसूची में भाषा डाल दिए। अब यहाँ तक तो काम हो गया। यही मूल अनुसूची थे, 8 अनुसूची मूल थे। आप 8 अनुसूची मूल देख ली, आप 8 अनुसूची मूल देख लिए ना? यस सर, हम देख लिए 8 मूल अनुसूची हम देख लिए। तो याद हो गया कि नहीं? हाँ सर, कोई क्षेत्र होगा वहाँ काम करने के लोगों का वेतन भत्ते देंगे, उनको आप शपथ प्रतिज्ञा दिलवाएंगे, फिर राज्यसभा सीटों का आवंटन होगा ताकि नियम कानून बनाए, किनके लिए नियम बनाए, तो एसटी संपूर्ण भारत के लिए नियम बनाए, फिर कुछ एसटी छूट गए, एसटी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के लोग छूट गए, उनके लिए अलग नियम बनाए, फिर सारे शक्तियों को विभाजन करने के लिए सब साथ में सूची विभाजन कर दिए। उसका तो उसकी भाषाओं के लिए अनुसूची 8 बना दिया, जिसमें सारी भाषाएं आ जाएंगे, संवैधानिक भाषा। यस, अब जो 4 भाषाएं हैं ये शुरुआत में थी नहीं, बाद में जोड़ी गई, मतलब बाद में इनका जरूरत महसूस हुआ। अब देखिए, जब हम आज़ाद हुए तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की जरूरत महसूस होगी? सर, जब हम आज़ाद हुए तो हम देखें कि राजतंत्र प्रणाली से हम अब देश की प्रणाली मारते। तो जितने जमीन जायदाद थे सब सर बड़े बड़े जमींदारों के पास था, बड़े बड़े राजाओं के पास था। सर नीचे वर्ग के लोगों के लिए खाने के लिए, 2 अनाज बोने के लिए भी ज़मीन नहीं था। तो सबसे पहला चीज़ क्या करना चाहिए अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते? तो सबसे पहला चीज़ मैं ही करता कि मैं भूमि सुधार आंदोलन चलाता कि जितने बड़े बड़े राजा हैं, जमींदार हैं, वो अपने गांव के आसपास के बसे हुए लोगों के बीच में अपनी ज़मीन का बंटवारा कीजिए। इसलिए भूमि सुधार के लिए आंदोलन चलाता कि भूमि को फिर से सुधारिए, उसको फिर लोगों में बराबर बांटिए, उनको लोगों को बांटिए, जो बंजर पड़ी ज़मीन उसको फिर से यूज़ करने में लाइए, लोगों को उसको उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम कीजिए, ताकि भैया, क्योंकि भूखमरी से हम गुजर रहे थे उस समय, और लोग भूखमरी से गुजरेंगे तो देश कभी आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान, 3 बेसिक ज़रूरतों में सबसे पहला ज़रूरत होता है रोटी। तो उस रोटी के लिए चाहिए ज़मीन, इसलिए सबसे पहली अनुसूची जो आई 9वीं अनुसूची बन करके वो थी दोस्तों आपकी, क्या वो थी सर आपकी 9वीं अनुसूची बन के जो आई वो थी भूमि सुधार आंदोलन। भूमि सुधार आंदोलन। हाँ सर, इसलिए अनुसूची 9 में भूमि सुधार आंदोलन आई। इसको भाई मूल रूप से नहीं तो इसको संशोधन करके जोड़ा गया। उसको हम देखेंगे कौन सा संशोधन किया गया। ठीक है सर, जैसे ही भूमि सुधार आंदोलन चलाया गया ना, तो भाई पहले सत्ता में कौन थे सर? सारे सांसद विधायक कौन थे सर? जो बड़े बड़े जमींदार थे, राजा थे, उन्हीं तो सांसद विधायक थे। तो लोग क्या किए कि मान लीजिए कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस सरकार भूमि सुधार आंदोलन ले आई। भूमि को सुधारना जरूरी है हमारे देश की तरक्की के लिए, है ना? आप लोग क्यों कब्जा कर करके बैठे हैं? बांटिए सभी लोगों बराबर, बंजर पड़ी जमीन को अच्छा कीजिए, फिर से उत्पादकता बढ़ाइए ताकि भूखमरी ना रहे। तो लोग क्या किए, जो जमींदार जो राजा, मेरे जमीन क्यों मैं दूंगा, लोगों के बीच में क्यों बांटूंगा? तो भैया उन लोग क्या किए, वो कांग्रेस पार्टी में थे,
वो दल बदल के चल के बीजेपी में, किसके पार्टी में था तो इसने मेरा जमीन छीन लिया इस पार्टी ने, मैं जा रहा हूँ बीजेपी से छोड़ करके, मैं जा रहा हूँ कांग्रेस से छोड़ करके बीजेपी में, मान लीजिए ऐसे किए तो क्या बोले भैया, अरे ऐसे तो कांग्रेस का पूरा सरकार गिर जाएगा। तो तुरंत नियम बना दिए भैया क्या, इसके बाद 10वीं अनुसूची के तहत भूमि सुधार के बाद दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। तो हाँ भाई, दल बदल से अब विरोध करने वाला कानून बना दिए, तो उसको डाल दिए 10वीं अनुसूची में। आपका भूमि सुधार हम करने लगे तो अब दल बदलने लगे, क्योंकि दल बदल पे भी हम विरोध लगाते हैं। तो हाँ सर, 10वीं अनुसूची थी दल बदल विरोधी कानून। और सर इसके बाद क्या देखिए कि हमने सर भारत में अब सब चीज़ व्यवस्था कर लिया, जमीन बांट दिया, ST ST सबका संरक्षण कर लिया, मगर पूरा भारत सर अलग अलग राज्यों में टूटा है। राज्य किस में बटा होता है सर, राज्य बटा होता है कभी भी गाँवों और शहरों में। तो सर गाँव और शहरों में टूटा होता है, तो गाँव में एक प्रशासन अच्छा चलना चाहिए, शहर में एक अच्छा प्रशासन चलना चाहिए, अब उनके लिए नियम कानून बनाना है ना भाई। तो हाँ सर, तो आ गया अनुसूची 11 और अनुसूची 12। अनुसूची 11 पंचायती राज गांव की तरक्की के लिए, और दोस्तों अनुसूची 12 नगरीय निकाय लाया गया शहर के प्रशासन के लिए, नगरीय पंचायती राज नगरीय निकाय। इस तरीके से दोस्तों पूरे 12 अनुसूची आपको एक कहानी के माध्यम से मैंने याद करवाए हैं। इस कहानी को ध्यान रखेंगे, अगर आप महसूस करेंगे तो हाँ सर इसीलिए इसी क्रम में पूरे 12 अनुसूची आए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर पूरे 12 अनुसूची इसी क्रम में क्यों आए। और क्योंकि ये 4 अनुसूची 9, 10, 11, 12 मूल अनुसूचियों में नहीं थी, इनको बाद में जोड़े गए, इसलिए याद रखिए सबसे पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन इसी भूमि सुधार आंदोलन के लिए करना पड़ा 1951 में। क्लियर हो गया? यस। देखिए हम 1950 से गणतंत्र बने, सबसे पहली समस्या वही आई भूमि सुधार के लिए, इसलिए 50 में गणतंत्र बने, तो 51 में संशोधन कर दिया। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो पहला संविधान संशोधन था भूमि सुधार आंदोलन के लिए, और संशोधन करके 9वीं अनुसूची के रूप में भूमि सुधार आंदोलन को जोड़ा गया संविधान में, कि अब तो भूमि सुधार होकर रहेगा क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। तो याद रखिए पहला संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार आंदोलन था। अब ये तीनों भी आते हैं, भी सर संशोधन किया गया होगा, यस सर। तो दल बदल विरोधी कानून आपका था 52वां, देखिए 51 को इधर ले आएगा, 51 का 52, तो 52वां संविधान संशोधन था ये, 51 से 52 ऐसे याद रखिएगा सर। ये पहला संविधान संशोधन 1951, तो एक और एक 51 का इधर 52 ले आएगा, 52वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1985, दल बदल कानून 1985 में किया गया दूसरा संविधान संशोधन, माने कि 52वां संविधान संशोधन था दल बदल कानून। फिर आपका दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो कि आपका भैया किसमें है संविधान संशोधन, कौन से भाग में है, बार बार पढ़ा पढ़ा थक गया हूँ, भाग 20 में है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन भाग 20। हाँ सर, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन भी 1992। ये बार ईयर चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं ताकि गलत ना रहे कोई चीज़, क्योंकि हाँ सर सही है 73, 74वां 1992, वही बोले गलत कैसे होगा। चलिए मैं फिर क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार बच्चों को गलत डाटा मिला तो फिर काम खत्म। हाँ सर 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, तो 73, 74, 1992, 1992। क्लियर? आपको पता चल गया हाँ सर, चारों संविधान संशोधन करके 4 नए अनुसूची जोड़े गए थे, यही है पीछे के 8 इधर के 4, 12 अनुसूची टोटल आपके संविधान में है। कौन कौन अनुसूची किस क्रम में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि पहले अनुसूची में क्या है तो संघ राज्य और उसका क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में क्या है वेतन और भत्ता, तीसरी अनुसूची में क्या है शपथ और प्रतिज्ञान, चौथी अनुसूची में क्या है राज्यसभा सीटों का आवंटन, पांचवी अनुसूची में क्या है भैया आपका तो ST संपूर्ण भारत, छठवीं अनुसूची में क्या है ST AMTM असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, सातवीं अनुसूची में क्या है से 7 से सूची विभाजन है आपका सर, 8वीं सूची में भाषाएं हैं, 9वीं सूची में भूमि सुधार आंदोलन, 10वीं सूची में दल बदल कानून, 11वीं सूची में पंचायती राज, 12वीं सूची में नगरीय निकाय। ऐसे ही आपको मुँह जुबानी याद होना चाहिए क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, याद रखिएगा। ये हो गया दोस्तों आपको पूरे 12 अनुसूची, मैंने कोशिश किया कि आपको याद हो सके क्लास में ही। क्लियर? चलिए हो गया। चलिए तो आप इसको देख लिए हैं, आइए सुबह हटा देते हैं।
अब एक काम करते हैं सर, 1 से लेकर के पूरे 12 तक लिखते हैं। पहला क्या है सर? पहला है आपका संघ राज्य और उसका क्षेत्र। संघ राज्य और उसका क्षेत्र, संघ राज्य और उसका क्षेत्र लिख देते हैं, और क्षेत्र, ठीक है सर। दूसरी अनुसूची क्या है? वेतन और भत्ते के लोगों को आपको वेतन और भत्ते देने होंगे, वेतन और भत्ते। सर तीसरी अनुसूची क्या कि वेतन भत्ते देने से पहले उसको शपथ दिलवाओ, जो काम गलत नहीं करेगा तो शपथ एवं प्रतिज्ञा, शपथ एवं प्रतिज्ञा, शपथ एवं प्रतिज्ञा। चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची है इन सब के शपथ प्रतिज्ञा दिलाने के बाद नियम कानून बनाओ देश के पिछड़े लोगों को काम के लिए। तो नियम कानून का चेक कौन करेगा? सबसे पढ़े लिखे लोग। तो चौथी अनुसूची में है राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, तो सबसे बड़ी उच्च संस्था यही है पढ़े लिखे लोगों की सदन। हाँ सर। फिर अनुसूची 5 में क्या थी? अनुसूची 5 में सर आपकी एसटी, संपूर्ण भारत के लिए हमको नियम कानून बनाना है। फिर कुछ एसटी छूट गए, इनके लिए विशेष बनाना है। एसटी, एएम, टीएम के लिए हमें नियम कानून बनाना है। इनके लिए नियम कानून बनाने गए तो 7वीं अनुसूची के तहत शक्तियों का टकराव होने लगे, इसलिए हम शक्ति का विभाजन कर दिए, तो सूची विभाजन। 7वें में सूची विभाजन, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और 3 हिस्से में तो सूची विभाजन। जब सूची विभाजन हो गया तो फिर गए चलो हमको अपनी शक्ति मिल गई, अब हम काम करेंगे। तो भाषाओं में अटक गई है कि भाई हमको जनजाति की भाषा नहीं आती, इसलिए 8 में आ गया भाषाएं। 8वीं सूची में भाषा गई ना, संवैधानिक भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है। फिर आपका आगे सर 9वीं अनुसूची भूमि सुधार आंदोलन, भूमि सुधार आंदोलन। फिर आगे सर आपका 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, तो जैसे भूमि सुधार हुआ तो दल बदलने लग गए लोग, तो दल बदल विरोधी कानून। फिर आगे सर 11वां पंचायती राज, गांव की जनसंख्या, गांव के लिए पंचायती राज, और शहर के लिए आ गया नगरीय निकाय, नगरीय निकाय। क्लियर? तो 12 सूची आपके सामने है, ऐसे ही आपको भी याद रहना चाहिए बिना किसी डाउट के, नो डाउट की स्थिति में, और इसके अंदर की जानकारी भी आपको लिखवा दिया है मैंने, ठीक ठीक। इसमें से आपको भाषाओं के बारे में एक बार अलग से पढ़ाऊंगा कि शुरुआत में 14 मूल भाषाएं जो जुड़ी हुई थी, इसमें लिख लीजिए। भाषाओं में शुरुआत में 14 मूल भाषाएं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, बाद में इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई, तो 14 और 8 अब आपकी 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो मूल रूप से 14 को बाद में वृद्धि हुई और 8 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो 14 8 22 होता है। तो जो 8 जोड़े गए, 14 कौन थे, 8 जोड़े गए, आपको कभी और डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल आज की क्लास की यहीं पे समाप्ति करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही मायने में बहुत ही अच्छे से भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कभी पूछ लेगा कि 5वीं अनुसूची में क्या है, तो एसटी संपूर्ण भारत। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में? तो अनुसूची 4 में। सूची विभाजन किस अनुसूची में? 7 में, 7 से 7 सूची विभाजन। भाषाएं किस अनुसूची में? अनुसूची 8 में, ठीक। इसकी भूमि सुधार आंदोलन क्यों जरूरी था सर? पहला संविधान संशोधन क्यों किया गया? क्योंकि जब अंग्रेज हमको छोड़ के गए तो नीलम मूलम की खेती करके देश को पूरा बर्बाद करके चल गए थे। देश की जमीन को, हमारे देश की जमीन काम के लायक नहीं बची थी, हमारे देश के लोग भूखे मरने लग गए थे, और ऐसी भूखमरी की स्थिति आ गई थी कि मेरे दोस्त, भारत सरकार में नेहरू जी को अमेरिका से गेहूं लेना पड़ा था, और वही पहला व्यापार भी था जिसमें भारत ने बोला मेरे पास डॉलर नहीं है, मैं आपको रुपए में पे कर दूंगा। तो अमेरिका बोला ठीक है तुम रुपए में पे दो, और तुम ले जाओ, गेहूं लेना है चलो ले जाओ। मगर अमेरिका का वही था, वो गेहूं का नाम था दोस्तों PL 480। क्या था? एक गेहूं था। तो नेहरू जी ने अपने देश के लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए, लोग भूख से मर रहे थे, तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, उस भूखमरी से बचाने के लिए उन्होंने अमेरिका से यह PL 480 गेहूं मांगा। उन्होंने गेहूं मांगा कि भाई तुम पैसा ले लो, मैं तुमको आज रुपए में पे कर सकता हूँ, रुपए में ले लो, बाद में तुमको डॉलर दे दूंगा, मगर तुम भाई मेरे देश के लोगों के लिए गेहूं दे दो भाई। तो उसने बोला ठीक है, तो मुझे पैसा रुपए में ही करना है, रुपए में ही तुम ट्रांजैक्शन कर दो। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय संधि जो रुपए में हुआ था, यही गेहूं वाला था, क्योंकि हमारे देश के लोग भूखे मर रहे थे दोस्तों। उस समय जनसंख्या बहुत बड़ी थी, जमीन बर्बाद हो गई थी, लोग भूखे मरने लग गए थे। तो नेहरू जी ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि गेहूं अमेरिका से मंगाया कि अमेरिका भैया तुम हमको गेहूं तो हमारे यहाँ के लोगों को खिलाना है, लोग भूख से मर रहे हैं। तो हमसे पैसा भी लिया, हमसे संधि भी की, और उसके बाद पता है आपको ये जो PL 480 गेहूं दिया दोस्तों, जिसे आप लाल गेहूं के रूप में भी जानते हैं, लाल गेहूं के रूप में, इस लाल गेहूं को उसने ये PL 480 वह गेहूं, या ये लाल गेहूं वह गेहूं अमेरिका ने हमारे देश के लोगों के खाने के लिए भेज दिया जो अमेरिका के सुअर खाया करते थे।
अर्थात अमेरिका ने अपने देश के सूअर के खाने वाले गेहूं को हमारे देश के लोगों के खाने के लिए भेज दिया था। वह अमेरिका है। आपको इतिहास बोला पढ़ते नहीं, इसलिए आपको खून नहीं खोलता, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमारे साथ कैसे इन लोगों ने आज कैसे हमारे कदम पे गिर रहे हैं, तो कैसे हमारी बात पे आजकल झुकते हैं। विश्व शक्ति होकर के उस समय देखिए कैसा किया इसने, हमारे देश के लोगों को खाने के लिए अपने देश के सूअर के खाने वाले गेहूँ भेज दिए। तब नेहरू जी को बहुत ख़राब लगा और तब जाके फिर हमारे देश में आगे जाके बढ़ते गए, तो हम हरित क्रांति चलाए और ज़्यादा चीज़ें बदलाव किए, सुधार किए। और इसी के साथ ही दोस्तों आपका वह खरपतवार आया। जब देखते होंगे आप आजकल जब गेहूँ खेती आप करेंगे तो एक खरपतवार है ना, और जलकुंभी का जो आजकल अवशेष देखते हैं वो सब भी उसी गेहूं के साथ है, जो आज देखते हैं कहीं भी उग जाता है खेत में, खेत बर्बाद करने के लिए। तो अमेरिका की उस गेहूं में ही वो खरपतवार हमारे भारत में पहुंचा था। समझ में आया बात, जो आज खेतों में उग जाता है। दोस्तों ऐसी स्थिति से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप अपने बोला अपने पढ़ाई पर गर्व कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आज इन्हीं अमेरिका को हम एकदम पीछे छोड़ दें, एक दिन सबको हरा करके आगे निकल जाए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मैं दुआ करता हूँ। और अपने अंदर की आग को हमेशा जलाए रखें और एक सही पद धारण करें। तो आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।